हेलो एवरीवन, कैसे हो सब और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन गवर्नमेंट एग्जाम की। देखो, अगर आप अपने साइंस की प्रिपरेशन को बेहतर करना चाहते हो तो यहाँ पर एनसीईआरटी की सीरीज एक स्टार्ट करी है मैंने, जिसमें कि एनसीईआरटी को आपको मैं चैप्टर वाइज रिवाइज करवा रही हूँ 10 से 15 मिनट में। और उसी दिन हम उस रिलेटेड चैप्टर का एग्जाम्पल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्लस एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में एनसीईआरटी का कोर कंटेंट तो पूछा ही जाता है, एक्सरसाइजेस से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, प्लस आपके क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी आते हैं। तो यहाँ पर आप अगर अपनी साइंस की तैयारी को और अच्छा करना चाहते हैं तो मेरे साथ चैप्टर को रिवाइज करिए और साथ ही साथ उसके एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करिए अगर आप चाहते हैं। तो यहाँ पर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और ये सीरीज आपका चैप्टर फर्स्ट आपका केमिस्ट्री क्लास 10th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का स्टार्ट हुआ है, केमिकल रिएक्शन एंड देयर इक्वेशन। उसमें 10 मिनट में चैप्टर रिवाइज किया है और उसके बाद उसके एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। आज यहाँ पर उसी चैप्टर का डे मतलब पार्ट 2 है और पार्ट 2 में सारे एग्जाम्पल क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं, प्लस यहाँ पर एक्सरसाइजेस के जो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, वो सब भी मैंने इंक्लूड करा है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस सेशन से तो इस चैनल को, ऑनलाइन पढ़ाई को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर किसी को रिकमेंड करना चाहते हैं कि यहाँ पर एनसीईआरटी सीरीज एक नए तरीके से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट हुई है, जहां पर एनसीईआरटी रिविजन और एग्जाम्पलर एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, तो आप किसी को भी ये वीडियो भेज सकते हैं। और आइए चलिए सीधा अब बचे हुए एग्जाम्पल्स चैप्टर 1 के केमिस्ट्री के हम फिनिश करते हैं। और सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, जिससे आगे आने वाले सेशन में वन शॉट आपको रिवीजन भी हो और वन शॉट सारे एग्जाम्पल्स को मैं कोशिश करूंगी कंप्लीट करने की। पर अगर चैप्टर बड़ा होगा, जैसे अगला चैप्टर आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे कई बार क्या आता ही आता है क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपको क्यों ना हो, सीटेट ही क्यों ना हो या कोई भी एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन ऐसा हो नहीं सकता कि ना आए। तो इजी क्वेश्चंस रहते हैं पर एक लेवल के भी क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको हर तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पर तब जब आप इस सेशन को देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए किसी का समय नहीं वेस्ट करते हुए सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और बचे हुए एग्जाम्पल्स को कंप्लीट करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर, यह इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछ रहा है, हमको पता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। ए बी है या इसके साथ रिएक्शन करेगा सी और डी के साथ, तो क्या बना लेगा, ए कंबाइन कर लेगा सी के साथ ए सी, और बी कंबाइन कर लेगा डी के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा बी और डी। ठीक है, ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, इस तरह से। और ये रिएक्शन हमको छांटनी है, क्या हो जाएगी, PbCuCl2 PbCl2 प्लस Cu। ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो हम इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर डाल सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं Na2SO4 बेरियम क्लोराइड के साथ कंबाइन करके BaSO4 और NaCl बना रहे हैं। इसका मतलब हाँ, ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट लग रही है कि एक ये हो गया A और एक ये हो गया B, यहाँ पे हो गया C और यहाँ पर हो गया D। A ने कंबाइन कर लिया NaCl2 के साथ, मतलब A ने कंबाइन कर लिया D के साथ और B ने कंबाइन कर लिया आपका, या सी ने कंबाइन कर लिया बी के साथ। तो ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और यही हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बाकी रिएक्शंस भी देख लेते हैं। बाकी रिएक्शंस क्या है आपकी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन, मतलब ए है और इस कंबाइन किसके साथ कर रहा है, बी के साथ कर रहा है, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ये ए बी बना लेगा। मतलब ये दो, ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजित रिएक्शंस हैं, जिसमें कि ए और बी ने कंबाइन करके ए बी बना लिया। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं और क्या क्या, दो मैंने इसके पॉइंट्स आपको लास्ट वाले सेशन में बताए थे। आप मुझे इसके दो पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने आपको नोट करवाए हैं, उसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर में आप मुझे देंगे। ठीक है, प्लीज आप लोग पार्टिसिपेट करिए। अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, CH4 प्लस ऑक्सीजन CO2 प्लस H2O। ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर भी आती है और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी हो गई। तो यहाँ पर CH4 का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन हट गया और ऑक्सीजन लग गया, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो जाएंगी। और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर ये देख सकती हूँ कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये वाले का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, आपके 4 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, ऑक्सीजन के, और यहाँ पर कितने बच रहे हैं, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के बच रहे हैं और एक आपका 2 हाइड्रोजन या 4 हाइड्रोजन एड ऑन हो जा रहा है। इसका मतलब कि ऑक्सीजन कम हो जा रहा है और हाइड्रोजन बढ़ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन यहाँ पर देखने को
आपको मिलेगा। तो ये वाला स्टेट में क्या हो जाएगा, आपको रिडक्शन देखने को मिलेगा। तो ये आपकी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंतर्गत नहीं आई। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सीधे आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका ये वाला है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका हिसाब से उत्तर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कई तरह से कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम्पलर में भी कई तरह से आपके एग्जाम में दिया हुआ है ये बुक में। ठीक, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे। देखो, मैंने अभी आपको लास्ट में समझाया था जब मैंने थ्योरी सेक्शन कराया था कि AgCl सिल्वर क्लोराइड AgCl2 को जब सनलाइट में रखा जाता है तो Ag प्लस Cl2 में टूटता है। ठीक है, ये आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शंस के अंतर्गत आती है कि आपकी लाइट की आवश्यकता हो रही है ये, और इसमें लाइट की आवश्यकता से क्या हो गया, ये इसका डिकम्पोजिशन हो गया। मतलब सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोजिशन किसका हुआ, सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हुआ सिल्वर और क्लोराइड में। ठीक है, क्लोरीन में। अब यहाँ पर देखो क्या है, तो जो सिल्वर क्लोराइड था ये आपका कैसा था, व्हाइट कलर का था, और ये टर्न हो जाता है किसमें, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू क्या हो रहा है इसमें, क्या ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड हो रहा है। यहाँ पे कहीं भी आपको ऑक्सीडेशन कुछ नजर आ रहा है, नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, क्या क्लोरीन गैस का डिकम्पोजिशन हो रहा है, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा है। सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सब्लिमेशन आपका एक तरह से क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस के अंतर्गत आता है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। ठीक है, विदाउट चेंजिंग टू लिक्विड स्टेट। तो यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं, ये भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल हम ये समझ सकते हैं, यहाँ पर हो रहा है आपका फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड जब टूट रहा है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो एक आपका सिल्वर बना रहा है और एक आपका क्लोराइड बना रहा है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ओनली 1। ठीक है, इसको हिंदी में भी देख लो कि सिल्वर क्लोराइड के अपघटन से सिल्वर का निर्माण होता है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है कि इसमें अपघटन हो रहा है सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर क्लोराइड का एक उधर्वपातन होता है, नहीं, उधर्वपातन सब्लिमेशन प्रोसेस नहीं है। सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस का अपघटन होता है, नहीं, क्लोरीन गैस का अपघटन यहाँ पर नहीं हो रहा है। क्लोरीन गैस का अपघटन नहीं हो रहा है फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सिल्वर क्लोराइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, नहीं, ऐसा भी यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन ना कुछ आपका एसिड बेस वाले चैप्टर का को भी थोड़ी कुछ चीजों को इंक्लूड करके दे दिया गया है। हम यहाँ पर कर लेते हैं और बाकी एसिड एंड बेस समझेंगे उसको, तब वापस से इस क्वेश्चन को देख लेंगे एक बार। ठीक है, क्या है, सोडियम सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर। हमको क्या रिएक्शन हमने पढ़ी थी अभी जस्ट पहले, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बना रहा है, CaOH होल ट्वाइस, कंप्लीट बाय लिबरेशन ऑफ हीट, और बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज आउट हो रही है। दिस प्रोसेस इज स्लेकिंग ऑफ लाइम, यहाँ पर हमारा बनता ये स्लेक लाइम है, इसीलिए यहाँ पर इस प्रोसेस का नाम ही हो गया स्लेकिंग ऑफ लाइम। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ तीव्रता से प्रक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ ही गर्मी भी निकालता है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व इन वाटर, अब इसको हमने क्या किया, पानी में इसको डिजोल्व कर दिया। ठीक है, टू फॉर्म इट्स सॉल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर, अब यहाँ पर ये बना रहा है लाइम वाटर, तो ये बना लेगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसी को बोल देते हैं क्या, लाइम वाटर। अब देखो यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है कि यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आपको देखने को मिल रहा है, तो हाइड्रोक्साइड मतलब OH ग्रुप देखने को मिल रहा है, OH माइनस। अब ये OH माइनस देखने को मिल रहा है, इसका मतलब इसका नेचर कैसा रहेगा, क्षारीय रहेगा, या इसको हम बोल सकते हैं बेसिक रहेगा। जब इसका नेचर क्षारीय है, बेसिक है, तो इसका pH मान क्या हो जाएगा, pH मान हमेशा 7 से ज्यादा रहेगा। ठीक है, 0 से 7 आपका एसिडिक होता है, 7 से ऊपर आपका बेसिक होता है। तो इसका मतलब सबसे पहली बात क्या समझ में आई कि यहाँ पर हीट निकल रही है। ठीक है, तो आओ ऑप्शंस को देखते हैं। इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, नहीं भाई, हीट निकलने वाले में क्या होता है, एक्सो होता है, तो हीट निकल रही है तो आपका ये होगा करेक्ट। ठीक है, इट इज एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट रिलीज आउट हो रही है। अगर हीट एब्जॉर्ब होती तो एंडोथर्मिक होता। फिर द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, अभी जो सॉल्यूशन बना ये आपका
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको आप लाइम वाटर बोल रहे हैं, इसके साथ वाटर के साथ कंबाइन कर तो ये जो सॉल्यूशन बना विल बी मोर देन 7, तो इसका पीएच मान क्या रहेगा, मोर देन 7। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, इसको देख लो वापस से कि यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। हाँ, बात सही है कि ये ऊष्माशोषी होगी क्या? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं होगी। ऊष्माक्षेपी है आपकी अभिक्रिया, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है, हीट को रिलीज आउट या एनर्जी को रिलीज आउट कर रही है। परिमाणी विलयन का पीएच 7 से अधिक होगा, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल क्वेश्चन, इसको छोड़ना मत, बिल्कुल कर लेना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बेरियम क्लोराइड, अच्छा फॉर्मूला लिख देते हैं। ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट टू फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ अ रिएक्शन। बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया इस प्रकार को ढंग से दर्शाती है? तो देखो, जो जो चीजें पूछी बोली गई है वो लिखते जाएंगे। बेरियम क्लोराइड BaCl2 हो जाएगा, ठीक है। BaCl2, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है अमोनियम सल्फेट से। अभी हमने पिछली बार रिएक्शन क्या देखी थी, सोडियम सल्फेट के साथ हमने देखी, जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है। अब एग्जाम्पलर में अमोनियम सल्फेट के साथ दी गई है रिएक्शन, तो आपका क्या हो जाएगा? देखो, इसमें आपको ये याद रखना है कि पीपीटी किस चीज का फॉर्म हो रहा है, मतलब प्रेसिपिटेट किस चीज का फॉर्म हो रहा है। बाकी तो आपसे कुछ ऐसा पूछेंगे नहीं, या ये पूछ सकते हैं कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है ना। दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें, या तो पीपीटी वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रेसिपिटेट किस चीज का बन रहा है, या दूसरा कि किस टाइप की रिएक्शन है, टाइप ऑफ रिएक्शन आपसे पूछेंगे। तो बेरियम क्लोराइड हो गया, और ये आपका हो गया अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4। ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? बेरियम सल्फेट BaSO4 और प्लस यहां पर बन जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है, NH4Cl। तो देखो, जब भी आपका सल्फेट, जो भी प्रेसिपिटेट बनेगा वो सल्फेट के फॉर्म में बनेगा, तो मतलब ये बन रहा है आपका प्रेसिपिटेट BaSO4 आपका क्या बना? ये आपका प्रेसिपिटेट, पीपीटी प्रेसिपिटेट बन गया। तो यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन हो गई? हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो हुई, अवशेषपण रिएक्शन हुई, साथ ही साथ यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हुई, क्योंकि Ba ने SO4 के साथ कॉम्बिनेशन कर लिया और NH4 ने Cl के साथ कॉम्बिनेशन कर लिया। तो 2 एंड 3 कहां पर हो, 2 एंड 4 कहां होगा? आपको ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट उत्तर आपको देखने को मिलेगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। दोहरी विस्थापन प्रक्रिया हो गई और साथ ही अवक्षेपण प्रक्रिया हो गई, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से। ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपका एक कॉलम दिया हुआ है, वहां का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो एक और क्वेश्चन मैं साथ में बताऊंगी जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो किस तरह से आपकी रिएक्शन हो जाएगी? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हुआ, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे तो H2 और प्लस O2 बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको बैलेंस आउट करूंगी तो क्या कर दूंगी? 2 ये है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, और यहाँ पर भी हो जाएगा 2 2 4, और ये आपका क्या था? ये आपका लिक्विड फॉर्म था, और ये आपका क्या हो गया? गैशियस फॉर्म, और ये गैशियस फॉर्म। देखो, एक क्वेश्चन तो ये आपका इससे बनता है, ठीक है, रिएक्शन से। दूसरा क्वेश्चन बनता है आपको यहाँ पर दो तरह की, थोड़ा सा इसको मैं ब्रॉड करूंगी तो ये मेरी इमेज, अच्छा ये लिखा हुआ चला जाएगा। देखो, ये एनोड दिख रहा है, ये कैथोड दिख रहा है, ठीक है। तो एनोड पे की कौन सी गैस आती है? ऑक्सीजन। कैथोड पे कौन सी गैस आती है? हाइड्रोजन। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि एनोड पे कौन सी होती है, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन? तो आप बता देंगे एनोड AO और यहाँ पर HC, ठीक है, AOHC। तो इस तरह से हाईकोर्ट AO, ठीक है, AO और हाईकोर्ट इस तरह से याद रखो, कैसे भी याद रखो। तो यहाँ पर एनोड पे ऑक्सीजन गैस आके इकट्ठी होती है, और यहाँ पर कैथोड पे हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डिकम्पोज हो गई। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज। अब यहाँ पर देखो, इसका क्या रेशियो हो जाएगा? तो मोल रेशियो कैसे निकालेंगे इसको? देखो, मैं दो डिफरेंट पेन से बताती हूँ। तो यहाँ पर क्या है? 1 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर क्या है? 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, तो मतलब मोल रेशियो क्या हो जाएगा इनका? हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन पूछा है, ऑक्सीजन इज टू हाइड्रोजन पूछता तो 1:2 कर देते। या हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन पूछा है तो 2:1 हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, 1:2 नहीं, 2 नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर लिखा होता क्वेश्चन में
ऑक्सीजन इज टू हाइड्रोजन पूछता मोल रेशियो, तो आपका आंसर हो जाता 1:2। ठीक है, चलिए अब 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंड आर द एंडोथर्मिक प्रोसेस। सबसे पहली बात आ जाती है डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का पतला होना मीन्स अगर हम एसिड में पानी डालते हैं तो वो क्या होता है, हमेशा रिलीज आउट क्या करती है, हीट को रिलीज आउट करती है। तो ये तो हमारी एक्सो हो गई। ठीक है, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, आपने सुना होगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे रखा जाता है। जैसे ही हल्का सा 1 एटमॉस्फेयर अगर प्रेशर को रिलीज आउट करते हैं तो क्या होता है, वो जो सॉलिड फॉर्म होता है वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या करेगा, कुछ ना कुछ थोड़ी सी एनर्जी लेगा और फिर इस तरह से कन्वर्जन होगा। तो ये हो गई आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर से समझ सकते हैं, जैसे कि मेरे पास वाटर वेपर है, वाटर वेपर अब ये कैसा है, गैशियस फॉर्म में है। अब जब वाटर वेपर कंडेंस होता है, ठीक है, कंडेंस होगा तो क्या बनाएगा, लिक्विड फॉर्म बनाएगा। तो इसका मतलब इस जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, दूर दूर है, इनके पास बहुत हाई एनर्जी है। और जब ये लिक्विड फॉर्म करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, थोड़े पास पास आएंगे और क्या करेगा, ये कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी का लॉस करेगा। तो यहाँ पर एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। तो ये कौन सी प्रक्रिया हो जाती है, ये आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, ये आपकी एंडोथर्मिक आई और ये आपकी एक्सो आई। अब देखिए इवेपोरेशन ऑफ वाटर, पानी, एक पॉन्ड में पानी पड़ा हुआ है, अब यहाँ से धूप आ रही है तो धूप आने से क्या है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। हीट एनर्जी जब एब्जॉर्ब हो रही है तभी यहाँ से वाटर वेपर रिलीज आउट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये कैसा प्रोसेस है, ये भी एंडो एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस है। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है एंडो प्रोसेस कौन कौन से हैं, तो हम इजिली इसमें मार्कआउट कर सकते हैं कि एक तो ये हो गया एंडो और एक ये हो गया एंडो, मतलब 2 and 4 इज द करेक्ट उत्तर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है केवीएस के अकॉर्डिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड जस्ट अ सेकेंड, गले में प्रॉब्लम हो गई थी। चलो, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन between aqueous potassium iodide and aqueous lead nitrate, a yellow precipitate of lead iodide is formed. While performing the activity, if lead nitrate is not available, which of the following can be used in place of lead nitrate? देखो इस तरह का क्वेश्चन मुझे तो लगता नहीं आएगा, पर मैं बता देती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता इस तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछे जाएंगे, पर फिर भी चलो ठीक है कर लेते हैं। देखो एग्जाम्पलर के भी ऐसे नहीं है कि सारे क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी है, एग्जाम्पलर के वो क्वेश्चंस करने हैं जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। बेकार सा क्वेश्चन है पर कर लेते हैं। इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के आई, एंड एक्वस लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। देखो यहाँ पर एक्वस टर्म को पकड़ो, एक्वस टर्म मतलब कि हर चीज क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, और लिक्विड फॉर्म में कोई भी चीज होती है तो हमेशा वो आयंस को डिसोसिएट करती है। जब वो आयंस को डिसोसिएट करेगी तभी उसमें रिएक्शन होगी, इसलिए लिक्विड फॉर्म बहुत जरूरी है। ठीक है, या सोलेबल फॉर्म बहुत जरूरी है किसी भी चीज का। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्वस आपका लेड नाइट्रेट पीबी NO3 होल ट्वाइस, अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड आपका लेड PbI2, ये आपका येलो प्रेसिपिटेट इसका बन रहा है, इज फॉर्म्ड एंड एक्वस लेड नाइट्रेट, ठीक है, और येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी। अब इसका क्या क्या एक और चीज बनेगी आपकी, KNO3 बन जाएगा। ठीक है, व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इफ लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल। अब यहाँ पर लेड नाइट्रेट आपका अगर अवेलेबल ही नहीं है, लेड नाइट्रेट अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये PbNO3 होल ट्वाइस ये आपका अवेलेबल नहीं है, इनके पास है ही नहीं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ लेड नाइट्रेट, इसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हैं। देखो अब लेड नाइट्रेट है, इसका मतलब देखो यहाँ पर Ki है और KNO3 है। अब यहाँ पर जो आपका प्रेसिपिटेट बन रहा है वो लेड और आयोडीन का बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या इसमें जो प्रेसिपिटेट आपका इस चीज का बन रहा है, इसमें क्या आपको कहीं से N दिख रहा है, अमोनिया दिख रहा है, नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कहीं से आपका पोटेशियम दिख रहा है, नहीं, इसमें ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा। अब यहाँ पर बात हुई है, देखो पहले वाले ऑप्शन को देखो, यहाँ पर इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, इसका मतलब ये तो घुल ही नहीं रहा है, जब घुलेगा ही नहीं तो डिसोसिएट कैसे होगा और रिएक्शन कैसे होगी, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा अगर ऑप्शन से एलिमिनेट आउट किया जाए तो लेड एसिटेट आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा।
ठीक, पर वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखो, आपको मैंने बताया था कि फैट का क्या हो जाता है, फैट का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और कोई भी चीज क्या हो जाती है, रैंसिड हो जाती है, ठीक है, सड़ जाती है, बासी हो जाती है। तो इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन, कोई चीज में हम वो चीज को हम ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन नहीं देनी है। अब नहीं देनी है तो क्या चीज देनी है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल। ना, ऑक्सीजन तो नहीं देनी है उस पैकेट में। आपके पैकेट से ऑक्सीजन को रिमूव आउट कर दिया जाता है जिससे कि वो लंबे समय तक रहे, जब सील्ड पैक्ड रहता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, कट जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन है, कट जाएगा। अब आओ देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम। भाई कार्बन डाइऑक्साइड है तो यहाँ भी कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका हीलियम और नाइट्रोजन। तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, हीलियम और नाइट्रोजन। ठीक। अच्छा, एक और चीज हमने पढ़ी थी कि नाइट्रोजन क्या है, ये आपकी इनर्ट गैस है, और हीलियम क्या हो जाएगी, ये आपकी नोबल गैस है जो कि अनरिएक्टिव होती है। तो इस हिसाब से आपका ये वाला आंसर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। बहुत आसान बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आप डायरेक्टली इसको स्टेटमेंट से और क्वेश्चन की रिएक्शन से समझ सकते हैं। क्या है ये रिएक्शन? आपको दी है जो कि ऑक्सीजन की प्रिपरेशन के लिए दी गई है। ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रक्रिया के बारे में सही है? यह एक अपघटन प्रक्रिया है और प्रकृति में एंडोथर्मिक है। देखो, इस रिएक्शन में हीट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, हीट यूज हो रही है, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक वाला वैसे ही खत्म हो जाएगा, रिलीज ऑफ हीट वैसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या इसमें कोई दो ए और बी कंबाइन कर रहे हैं? ए और बी कंबाइन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, तो ये भी खत्म हो जाएगा क्योंकि इसमें तो सिंगल प्रोडक्ट है। अब सिंगल प्रोडक्ट डिसोसिएट होकर बी और सी में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब ये कैसी प्रक्रिया है? ये आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये कैसी प्रक्रिया है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यह एक अपघटन प्रक्रिया है और प्राकृतिक में एंडोथर्मिक इन नेचर है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपका बहुत आसान क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। आपको सिर्फ एक ये पूछा जा रहा है कौन सा फिजिकल प्रोसेस है, कौन सा केमिकल प्रोसेस है। पूछने का तरीका देखो कितना अलग है ना। इस तरीके से अभी तक आपने कोई क्वेश्चन नहीं देखा होगा। क्या है? स्टोरिंग ऑक्सीजन गैस अंडर हाई प्रेशर एज अ इन अ गैस सिलेंडर। ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स होते हैं, ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स होते हैं, इसके अंदर अगर ऑक्सीजन भरी हुई है, ठीक है, उसको हाई प्रेशर के अंदर स्टोर कर दिया गया जिससे कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो भर जाए। तो क्या इसमें किसी तरह का केमिकल प्रोसेस हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो भाई ये फिजिकल प्रोसेस है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, एयर का क्या करना? लिक्विफाई करना। ठीक है, लिक्विड फॉर्म बना देना। तो क्या इसमें कुछ नया बन जा रहा है एयर का? नहीं, एयर स्टेट चेंज हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन द ओपन, खुले में चाइना डिश में पेट्रोल को रखना। तो ये क्या कुछ प्रोसेस है? किस तरह का? तो क्या इसमें कोई नया पेट्रोल बन जा रहा है? नहीं भाई, पेट्रोल उड़ जा रहा है। तो ये भी होगा क्या? नहीं होगा। अब हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, हाँ ये आपका प्रोसेस हो सकता है क्योंकि इसमें कॉपर वायर को हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो कुछ ऐश बनेगी, कुछ कॉपर वायर जो है वो कुछ डिग्रेड हुआ, कुछ ऐश रिलीज आउट करेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? हीट कर रहे हैं हम कुछ चीज, उस चीज को परिवर्तित कर रहे हैं, तो ये आपकी एक केमिकल प्रक्रिया होगी। अब कॉपर वायर हो सकता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कुछ और बना दे, है ना। तो ये आपकी एक क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन हो गई। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो इसमें ना ये मत करो ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको ये पूछा गया है कौन से में मतलब करेक्ट रिएक्शन और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपको ढंग से लिखा है कि नहीं है, बैलेंसिंग हुई है कि नहीं है, ये सब नहीं पूछते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस तरह के क्वेश्चंस तो कई पूछे जाते हैं, इसको देख लो। अब ये कैसी हो जाएगी? ये एक सिंगल प्रोडक्ट है और दो प्रोडक्ट में टूट रहा है, तो पहली रिएक्शन कैसी हो गई? ये आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। Mg प्लस H2O बना रहा है, मतलब ये आपका हो गया A और ये हो गया B, और क्या बना दे रहा है आपका? ये AB करके बन जा रहा है, तो ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, फिर Al प्लस O2 बन रहा है, वही A और B, और ये भी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। और Zn प्लस FeSO4, ये कैसी रिएक्शन है? ये आपकी कौन सी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन अभिक्रिया। ZnSO4 और Fe, तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। तो अब यहाँ पर 2 and 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 2 and 3 आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, मजा आ रहा है सेशन में?
मजा आ रहा है लाइक करो, सब लोग लाइक करो। आप लाइक करोगे तभी यूट्यूब आगे रिकमेंड करेगा लोगों तक। लाइक करो। चलो अच्छा नेक्स्ट आपका है, which among the following changes are exothermic or endothermic in nature? Decomposition of ferrous sulfate, dilution of sulfuric acid, dilution of sodium hydroxide in water, या dilution of ammonium chloride in water। तो कौन सा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक है, आइए इसको देखते हैं। अच्छा ये आपके ना क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्टली मतलब उसी एग्जाम्पलर क्वेश्चन में थोड़े एमसीक्यूज रहते हैं, थोड़े 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले रहते हैं, थोड़े लॉन्ग होते हैं, तो मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, एक बार देख लेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। चलो डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। अब कोई भी चीज का क्या है, डिकम्पोज हो रहा है, जो डिकम्पोज हो रहा है तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वो लेगा, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, फिर डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वही बात है, एसिड में पानी डालना, तो वो कैसा प्रोसेस है, ये हमारा एक्सो प्रोसेस है, हीट को रिलीज आउट करेगा। ठीक है, फिर डाइल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में मिलाना, ये आपका कैसा प्रोसेस होगा, ये आपका हीट को रिलीज आउट करेगा, एक्सो हो गया। ठीक है, फिर डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, तो ये आपका हो जाएगा एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपका एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक मैंने बता दिया। आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखो मैंने आपको जस्ट फर्स्ट डे का जो मतलब पिछला जो सेशन दिया था उसमें मैंने बताया था कि जो चीज ऑक्सीडाइज होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगी, और जो चीज रिड्यूस होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगी। अब यहाँ पर देखो हमको रिड्यूसिंग एजेंट देखना है, इसका मतलब हमको ये देखना है क्या क्या किस चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। NH3 से NO बन रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया आपका NH3। ठीक है, इसी जगह पर यहाँ पर क्या हो गया नेक्स्ट वाला, यहाँ पर आपको देखो ये F से HOF बन रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, इसका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया ये। ऐसे Fe2O3 से यहाँ पर CO से CO2 हो जा रहा है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसे ही यहाँ पर लास्ट वाले में हाइड्रोजन का H2 का O2 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर O आ गया, तो H2 का आपका H2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जो चीज क्या होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो आपका उल्टा, जस्ट मैंने बताया था ना, जस्ट उल्टा हो जाता है। जैसे NH3 है, NH3H हट के मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ N से हाइड्रोजन हट गया और आ क्या गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो जिस चीज का ऑक्सीडेशन होता है इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो आपका क्या है, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं। ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर Fe2O वाली 3 का वापस से देख लो, यहाँ पर देखो CO है, ठीक है, यहाँ से तो Fe2O3 को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर क्या रह गया, Fe रह गया, तो इसका मतलब यहाँ से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ये तो होगा नहीं, हमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर क्या था, तीन तीन आपके 3 ऑक्सीजन थे, और यहाँ पर कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए, तो 6 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो CO क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, यहाँ पर आपका ये वाला एग्जाम्पलर्स खत्म होते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हैं, उसको मैं करा देती हूँ फटाफट से, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब एक्सरसाइजेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, बहुत ध्यान से देखेंगे, और सेशन कैसा लग रहा है जरूर बताओ। लेड ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है, लेड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, इनकरेक्ट देखना है। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, देखो लेड इज गेटिंग, तो हमेशा देखो रिएक्शन कहाँ जा रही है, इस तरफ की तरफ जा रही है, तो हम उल्टी रिएक्शन तो देखेंगे नहीं, तो वैसे ही ये गलत हो गया है ना। जब ये गलत हो गया तो हमें गलत ही देखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। भाई कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नहीं देखना है, हमें इधर, हमें रिएक्शन इस तरफ चलते हुए देखना है, हम इधर क्यों देखें, तो ये वैसे ही गलत होगा। मतलब ये दोनों जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो प्रोडक्ट बना उनके बारे में बता दिया, हमें रिएक्टेंट में क्या हुआ वो देखना होता है हमेशा रिएक्शन में, तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। अब कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, हाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको डिफरेंट पेन से देखो समझो, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओ आ गया, सी के बाद O2 आ गया, O आ गया। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, हाँ लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, बात सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन अब कौन सा गलत है, A और B गलत है, तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मजा आया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है, ये जो आपको रिएक्शन दी हुई है, ये रिएक्शन Fe2O3 और एल्यूमिनियम के साथ
ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है? क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? देखते हैं। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल क्या डिस्प्लेस आउट हो रहा है कुछ, क्या देखते हैं। Fe2O3Al, नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट तो नहीं दिख रही है। फिर कौन सी रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एल ने क्या किया, O3 के साथ कॉम्बिनेशन कर लिया और Fe क्या रह गया, अकेला रह गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात की गई है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात नहीं की गई है। ठीक है, तो ये होगा नहीं, तो आपका सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप इसको करेक्ट उत्तर मानकर आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपका क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl की बात करी जा रही है, और किस में ऐड किया जा रहा है, आयरन फिलिंग्स में इसको ऐड किया जा रहा है। क्या होगा? देखो, ये मेटल की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, एसिड के साथ हो रही है। अभी हम जब एसिड बेस वाला चैप्टर पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं क्या, आपका मेटल और नॉन मेटल, तब आपको और क्लियरिटी आ जाएगी, जिसने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा है। हमेशा मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट प्लस आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट होती है। तो अब यहाँ पर सॉल्ट किसका बन सकता है, FeCl के साथ बनाएगा तभी सॉल्ट बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पर सॉल्ट की जगह आ जाएगा आपका FeCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हुई। तो यहाँ पर क्या बना, हाइड्रोजन गैस बनी। ठीक है, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आयरन सॉल्ट एंड वाटर इज प्रोड्यूस, नहीं भाई, OH की कहीं बात ही नहीं दिख रही है। क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन आयरन हाइड्रोक्साइड, OH की बात ही नहीं हुई है। तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, ये आपको करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद ये सब जो है ना, ये सब इतना खास नहीं है, सब रिएक्शंस डायरेक्टली है। डायरेक्टली आपको मतलब डिटेल्ड वाला वर्जन पूछा गया है। यहाँ पर आपका ये चैप्टर पूरा खत्म होता है। आई होप आपको मजा आया होगा, और सेशंस कैसे लग रहे हैं जरूर बताना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम करने वाले हैं, वो हम करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स को के लिए। तो उसके लिए बहुत अच्छे से तैयार रहना। पूरा चार्ट फॉर्म में मैं आपको रटवा दूंगी सारे एसिड बेस में किस तरह से कन्वर्जन, एसिड है तो क्या होगा, बेस है तो क्या होगा। तो चीजों को रिवीजन करना है फास्ट, तो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा और वीडियोस को देखना पड़ेगा। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।